नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे उसी चैनल जिसका नाम है द भाटी क्लासेज, मैं स्वागत करता हूं हमारे उसी परिवार में। और यहीं से शुरुआत करूंगा कि मेरी माँ की दुआओं का दामन कभी नम नहीं होता। मेरी माँ की दुआओं का दामन कभी नम नहीं होता और इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। यहीं से शुरुआत करूंगा दोस्तों। कई मित्रों का मैसेज भी आया था, कॉल भी आई थी कि सर 12th क्लास के परिचय या कविताएं व्याकरण भाग कंप्लीट करवाओगे। तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हूं और इस जुड़ने के बाद कोई कमी रख दो तो फिर मजे वाली बात नहीं है। आपको मेरे माध्यम से 12th क्लास और 10th क्लास दोनों बोर्ड क्लास का कंप्लीट जो 80 नंबर का वार्षिक पेपर आता है, कंप्लीट आपको यहां पर करवाया जाएगा दोस्तों। चाहे मैं गद्य की बात करूं, चाहे मैं पद्य की बात करूं, चाहे मैं व्याकरण की बात करूं, कंप्लीट आपको यहां मिलेगा। बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा और आपके कमेंट ही मुझे उस रास्ते पर और जल्दी चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आपके कमेंट भरपूर मात्रा में आए, जो मेरे जोश और उत्साह को और बढ़ाते रहे। मेरी ओर से मैं कोई कमी नहीं करूंगा। जिस टॉपिक को लूंगा वो 10th 12th बीए बीएससी बीकॉम रीड फर्स्ट के सेकंड ईयर को लेक्चर, जहां पर वो टॉपिक लगता है उसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। और वो आपको चेक करना है कि 12th में आपके अलंकार कौन से हैं, 10th में कौन से हैं और बीए में कौन से हैं, लिटरेचर में 12th में कौन से हैं। तो कंप्लीटली एग्जांपल के तौर पर मैं कह रहा हूं कि कंप्लीट वो टॉपिक पूरा करवा दिया जाएगा। मैं यहां पर केवल 10th और 12th के बेस पे नहीं, कंप्लीट वो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चों। आपसे जुड़ा हूं तो आपको कंप्लीट यहां करवाकर ही मैं दम लूंगा दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों भाषा का, और इस भाषा को लेकर हमने 4 क्लासें ले चुके हैं दोस्तों। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है, आपने देखा कि कितने भागों में बांटा जा सकता है। उसके बाद में आपने देखा कितनी बोलियों के संगम से, कितनी भाषाओं के संगम से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। आर्य भाषाएं कितने प्रकार की थी, उनका समय सीमा कितनी थी, आदि बातें हमने बात कर ली है। अंतिम वीडियो में हमने बात की थी कि राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर क्या होता है, राजभाषा आयोग क्या है, राष्ट्रपति अधिनियम जो बनाया था उसका मतलब क्या, उसके अंतर्गत क्या दिया गया है, आदि बातें हम कर चुके हैं दोस्तों। आज जो मैं इस क्लास में करवाऊंगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, 12th क्लास के नजरिए से महत्वपूर्ण क्लास रहेगी दोस्तों आज ही। इस क्लास में जो आज करवाऊंगा, आप पिछले 4 सालों के आप एग्जाम उठाकर देखना, उनमें से प्रश्न कोई पार नहीं जाएगा दोस्तों। हर छोटी से छोटी बातों पर मेरी आज चर्चा रहेगी दोस्तों। तो आप कंप्लीट वीडियो देखें और भाषा के जो चैप्टर है 12th के नजरिए से कंप्लीट आपको मिलेगा दोस्तों। शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों भाषा को लेकर। सर्वप्रथम मैं बात करता हूं दोस्तों कि जो ये भाषा शब्द है, जो ये भाषा शब्द है, इस भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, जो भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि एक भाषा है जिसका नाम है संस्कृत, और संस्कृत की एक धातु है जिसका नाम क्या है दोस्तों, भाष। इस भाष धातु से भाषा शब्द की क्या हुई है दोस्तों, उत्पत्ति हुई है। इस भाष धातु का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अगर मैं यहां लिखूं कि जो ये भाष धातु है, इस भाष धातु का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। एक बार प्रश्न पूछा गया था इसको लेकर। भाष धातु का अर्थ होता है दोस्तों व्यक्तवाणी। क्या होता है दोस्तों, व्यक्तवाणी। तो 2 प्रश्न आपको यहां देखने को मिले कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कौन से धातु से हुई है, तो आपका आंसर रहेगा भाष धातु से। ये भाष धातु कौन सी भाषा की धातु है, तो आपको याद रहेगा संस्कृत। इस भाष धातु का अर्थ क्या होता है, तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों व्यक्तवाणी। तो कईयों के मन में होगा सर ये धातु धातु कर रहे हो क्या, ये सोना चांदी जो ये खनिज ये होते हैं, इन धातुओं की बात कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो हिंदी है
हिंदी के अंदर जो हम क्रिया का प्रयोग करते हैं, जो भी हम यूज करते हैं, करना, पीना, खाना, सोना, समझना, दौड़ना, भागना, हंसना, रोना, जिन शब्दों के पीछे ना लगा होता है ना, वो हिंदी में क्या कहलाती है दोस्तों? वर्ब क्रिया कहलाती है। और जब इस क्रिया से हम ना को हटा देते हैं, अब जो शेष बचता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? धातु कहते हैं। तो हिंदी की क्रियाओं से ना प्रत्यय को हटा दिया जाता है और जो शेष बचता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? धातु। मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं। तो भास धातु का अर्थ होता है दोस्तों क्या? व्यक्तवाणी। चलता हूं दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि भाषा शब्द की परिभाषा क्या हो सकती है। भाषा शब्द की परिभाषा की बात करें तो क्या हो सकती है? तो भाषा दोस्तों एक माध्यम होता है। भाषाएं बहुत प्रकार की होती है, विभिन्न भाषाएं होती है, लेकिन उन भाषाओं का प्रयोग हम करते किस लिए? अपने भावों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आपको सिर्फ भाषा तो पहले नहीं होती थी। आदि मानव लोग क्या करते थे? तो आदि मानव अपने इशारों से, भाव भंगिमाओं से, चित्रकार चित्र के द्वारा, नृतक अपने नृत्य के द्वारा अपने मन के भावों को दूसरे लोगों तक पहुंचाता था। लेकिन जब भाषा आई तो भाषा का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? अपने भावों का आदान प्रदान करने के लिए। तो परिभाषा दे सकते हैं दोस्तों कि जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ, जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ क्या करता है बेटा? विचार, वो अपने भाव का क्या करता है दोस्तों? आदान प्रदान करता है। क्या करता है दोस्तों? जब एक मनुष्य अपने भाव और विचार का आदान प्रदान दूसरे मनुष्य के साथ जिस माध्यम से करता है, मोस्ट बात याद रखनी दोस्तों, जिस माध्यम से करता है ना, उसी माध्यम को क्या कहा जाता है दोस्तों? भाषा कहा जाता है। एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूं कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने भावों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है, वही माध्यम क्या कहलाता है दोस्तों? भाषा कहलाता है। भाषा कई प्रकार की होती है, हिंदी, अंग्रेजी, तुर्की, अरबी, पुर्तगाली, विभिन्न भाषाएं। लेकिन भाषा का अर्थ, भाषा का प्रयोग कहां पे? अपने भावों का आदान प्रदान करने के लिए। तो हमने बात कर ली कि भाषा की परिभाषा क्या है। चलता हूं दोस्तों आगे की ओर। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सिंपल बातें हैं जो आपको पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ना है दोस्तों। हमने बात कर ली भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा की परिभाषा। अब मैं बात कर रहा हूं कि भाषा के जो भेद कितने होते हैं, इकाइयां कितनी होती है। पहले मैं बात करता हूं दोस्तों भाषा के भेद। क्या बात कर रहा हूं दोस्तों? भाषा के भेद। तो मुख्य रूप से बेटा दो माने जाते हैं और कुछ विद्वान इसका एक अन्य भेद मानते हैं जिसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। कौन सा भाषा कहा जाता है दोस्तों? सांकेतिक भाषा। इस पर भी चर्चा करेंगे। तो इसके दो भेद कौन से हैं दोस्तों जिस पे मैं चर्चा कर रहा हूं? जो पहली है उसे कहते हैं बेटा मौखिक भाषा। कौन सी बेटा? मौखिक भाषा। और दूसरी कौन सी है? जिसका नाम क्या है दोस्तों? जिसका नाम है लिखित भाषा। बात वही रहेगी, इन दोनों का प्रयोग भी किसमें किया जाएगा बेटा? एक माध्यम के रूप में किया जाएगा। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने भावों का आदान प्रदान कैसे करता है दोस्तों? बोल कर करता है, तो वह भाषा कौन सी कहलाती है? मौखिक भाषा। जैसे मैं यहां पर कुछ लिखूं नहीं, केवल व्याख्यान करता रहूं, आपको कविता, शायर, गीत सुनाता रहूं, इसका मतलब मैं कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं दोस्तों? मौखिक भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने भावों को लिखकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, तो वह भाषा का भेद कौन सा कहलाता है दोस्तों? लिखित भाषा। जो भी विद्यार्थी पत्र लिखता है, लिखित परीक्षा देता है, जहां भी लिखने का काम आता है, वो भाषा का रूप कौन सा कहलाता है दोस्तों? लिखित भाषा। ये दोनों ही भेद हैं जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं कि सांकेतिक भाषा भी होती है। अब सांकेतिक भाषा मैंने अभी बात की, जब आदि मानव, जब यहाँ पे पढ़े लिखे शिक्षा नहीं थी, भाषा का बारे में जानते नहीं थे, तो वो क्या करते थे दोस्तों? अपने इशारे के माध्यम से, कुछ ध्वनि संकेतों के माध्यम से अपने भावों का आदान प्रदान करते थे। तो वह
भाषा का माध्यम कौन क्या कहलाता था, रूप कहलाता था सांकेतिक भाषा। आपने देखा होगा सड़कों पे जो सिग्नल लाइटें लगी होती है ग्रीन येलो, बिल्कुल मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं दोस्तों। वे जब भी ऑन होती है तो हम उनका इशारा समझ जाते हैं कि रेड का मतलब अभी हमें रुकना है, ग्रीन का मतलब आप समझ गए होंगे क्या करना है, तो वो हमें इशारा करती है। तो वो भी किसके अंतर्गत है दोस्तों, सांकेतिक। आपने क्रिकेट मैच देखते हो, क्रिकेट के पिच पे एक अंपायर होता है और अंपायर अपने इशारों से बताता है और हम उसकी भावना को समझ जाते हैं कि बंदा कहना क्या चाहता है, तो वहां भी भाषा का कौन सा रूप होगा, सांकेतिक। तो यहां आपने बात कर ली दोस्तों कि भाषा के भेद कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से आप पूछोगे आंसर दोगे दो। कौन कौन से, मौखिक, जब भावों को बोलकर व्यक्त किया जाए कौन सा माध्यम बनेगा, मौखिक, और जब भावों को लिखकर से व्यक्ति पहुंचाया जाए तो क्या बन जाएगा दोस्तों, लिखित भाषा। चलते हैं आगे इसकी इकाइयों को लेकर। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मौखिक भाषा लिखित भाषा में अंतर बताओ, तो आप मौखिक बता सकते हो दोस्तों, क्योंकि लेकिन अभी तक जो ग्रामर आपकी आ रही है वो रिक्त स्थानों के रूप में आ रही है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी लिखित भाषा, इसका मतलब इसमें व्याकरण होता है, इसमें साहित्य लिखा जाता है। मौखिक भाषा के अंदर कोई साहित्य वाचक परंपरा के रूप में लिखा कह सकते हैं। मौखिक भाषा बोलकर व्यक्त की जाती है, इसका कोई व्याकरण कोश हो नहीं सकता, अपने कह सकते हैं। तो चुनिंदा अंतर है जो हम आगे बढ़कर करते हैं। तो आपको याद रखना है कि मौखिक भाषा क्या होती है, लिखित क्या होती है और सांकेतिक क्या होती है। चलता हूं दोस्तों आगे की ओर। तीन बातें कर ली हमने कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, भाषा की परिभाषा कौन सी है और भाषा के भेद कितने होते हैं। अब मैं मोस्ट जो बात कई बार प्रश्न पूछ जाते हैं वहीं पर चर्चा कर रहा हूं दोस्तों, वो है भाषा की इकाइयां। क्या प्रश्न है दोस्तों, भाषा की इकाइयां। याद रखना दोस्तों कि भाषा की इकाइयां कितनी होती है दोस्तों, 5। नंबर 1 की बात कर रहा हूं दोस्तों, वह है ध्वनि। नंबर 2 की बात कर रहा हूं दोस्तों, वह होती है वर्ण। नंबर 3 की बात कर रहा हूं, वह होती है शब्द। नंबर 4 की बात कर रहा हूं, वह होता है बेटा पद। और नंबर 5 की बात कर रहा हूं, वह कौन सी इकाई, वाक्य। तो आपको याद रखनी है कि जो भाषा की इकाइयां होती है तो वो कितने प्रकार की होती है, तो आपको याद रखना है दोस्तों वो 5 प्रकार की इकाइयां होती है। 5 प्रकार की इकाइयां होती कौन कौन सी है, तो वो भी आपको याद रखना है। पहली होती है ध्वनि, दूसरी वर्ण, और तीसरी शब्द, और चौथी पद, और बिल्कुल अंतिम कौन सी आ गई दोस्तों, वाक्य। तो 5 प्रकार की इसकी इकाइयां होती है। बात कर रहा हूं पहली इकाई, कहते किसे हैं, तो बस एक लाइन आपको याद रखनी है कि मुख से निकलने वाली, कहां से दोस्तों, सिर्फ मुख से। मुख से निकलने वाली जो आवाज होती है उस आवाज को ही क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। जो विस्फोट होता है अपने तंत्रियों के द्वारा, अपने तंत्र के द्वारा, और जो मुख से निकलने वाली जो आवाज होती है उसी आवाज को क्या कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। नंबर 2 पे बात करता हूं वर्ण। तो आपको याद रखना है बेटा भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके क्या नहीं किए जा सकते बेटा, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं कर सकते वह क्या कहलाती है दोस्तों, वर्ण। लेकिन आपको याद करवा दूं बेटा, एक बार ये परिभाषा पूछेगी कि भाषा का लिखित रूप, भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, वर्ण कहलाता है। ये पिछले साल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आए हुए दोस्तों, इसी लाइन को रखा गया था। तो 2 परिभाषाएं आपको याद रखनी है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े खंड नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं, वर्ण। और भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है, वो भी आपको आंसर क्या रहना है, वर्ण। अब मैं इस टॉपिक को थोड़ा विस्तार इसका पोस्टमार्टम कर रहा हूं, तो मैं इसे हेडिंग ले रहा हूं दोस्तों, वर्ण क्या है, कैसे है, सभी भी बात करते हैं। तो मैं यहां से लेता हूं दोस्तों आगे की ओर। तो यहां तक आपको याद रखना है इकाइयां 5 होती है, जिनमें एक की बात हो गई है और दूसरे पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं, और वो टॉपिक क्या है दोस्तों, वर्ण।
टॉपिक हमारा रहेगा दोस्तों वर्ण। मैंने अभी बात की कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके क्या नहीं किए जा सकते बेटा, टुकड़े नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ण कहते हैं। यानी कि अब ये जो कै लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें से मैं स्वर को अलग कर देता हूं और अब आपसे ये कहा जाए कि इसको और आधा कीजिए तो हम इससे और आधा नहीं कर सकते। जिस प्रकार मैथ के अंदर, गणित के अंदर दशमलव सबसे छोटी इकाई होती है, उसी प्रकार हिंदी भाषा में जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उससे हम क्या कह सकते हैं, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो होती है बेटा वर्ण। लेकिन आपको यहां पर तीन चीजें याद रखनी है दोस्तों। उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। फिर मैंने लिखा लेखन की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी। फिर मैंने कहा दोस्तों अर्थ के दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई। इन तीनों प्रश्नों का आंसर तीन ही होंगे और अलग अलग होंगे। जब भी आपसे पूछे उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई तो आपका आंसर होगा बेटा ध्वनि। बोलने की दृष्टि से, उच्चारण करने की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी रहेगी, वो आंसर रहेगा दोस्तों ध्वनि। लेकिन जब लिखने की बात की जाए, जब लेखन की बात की जाए कि लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, वर्ण। इसीलिए मैंने अभी परिभाषा को लगाई थी कि भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। क्योंकि मैं बोलूंगा फिर उसे लिखूंगा और लिखते हुए सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी दोस्तों, वर्ण कहलाएगी। अगर बात की जाए अर्थ के आधार पे, लिख तो दिया लेकिन इसका कोई अर्थ ही ना निकले, इसका मतलब कुछ नहीं। लेकिन मैं जब लिख रहा हूं और उसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, अर्थात ऐसी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके अर्थ के आधार पे माना जाए, तो वो आपको याद रखना है दोस्तों, वो कौन सी होती है, शब्द। तीनों परिभाषाएं अलग अलग हैं, इसलिए आपको बेटा प्रश्नों को चेक करते हुए आगे बढ़ना है। केवल ये नहीं कि सर ने कह दिया कि सबसे छोटी इकाई कौन सी, वर्ण, तो आप वर्ण चेक दो, ऐसा नहीं करना। आपको प्रश्न देखना है कि उच्चारण की दृष्टि से पूछा है या लेखन की दृष्टि से पूछा है या अर्थ की दृष्टि से देखा है, तो आपको तीनों चीजें याद रहनी चाहिए। चलता हूं दोस्तों मैं आगे। तो हमने ये बात कर ली कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ण कहते हैं। और भाषा का दूसरी परिभाषा क्या की थी कि भाषा का लिखित रूप, भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है बेटा, वर्ण कहलाता है। तो ये दो परिभाषाएं हमने बात कर ली है। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि वर्ण के भेद कितने होते हैं, वर्ण के कितने आधार पे से बांटा जा सकता है, तो आपका आंसर रहेगा बेटा दो। कितना रहेगा, दो। इसके दो भेद होते हैं दोस्तों, एक तो होता है बेटा स्वर और दूसरा क्या होता है दोस्तों, व्यंजन। एक वोवल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट, दो प्रकार के इसके भेद होते हैं। 2 मिनट बेटा। दो प्रकार के भेद होते हैं दोस्तों, एक होता है स्वर और दूसरा क्या होता है, व्यंजन। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों स्वर और मैं हेडिंग लगा रहा हूं दोस्तों स्वर। थोड़ी मैं यहां परिभाषा बता दूं थोड़ा सा आपको यहीं पर कि स्वर क्या होते हैं कि वे वर्ण या वे कह सकते हैं वे ध्वनियां, वे वर्ण या वे ध्वनियां जिनको बोलने में अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, अन्य वर्ण की आवश्यकता
अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्वर कहलाते हैं। जैसे ए बोला तो ए के अंदर किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन जब मुझे कै बोलना है ना तो इसके अंदर मुझे ए वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना स्वर के व्यंजन बोले नहीं जा सकते। इसलिए ये कहा जाता है स्वर कौन से? कि वे वर्ण, वे ध्वनियां जिनको बोलने में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो बिना बाधा के उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। नंबर बात कर रहा हूं दोस्तों व्यंजन, तो इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात वे ध्वनियां जिनको बोलने में अन्य वर्णों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। तो स्वर और व्यंजन की आपने डेफिनेशन, उसकी परिभाषा देख ली है कि जिनको बोलने में अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़े उन्हें कहते हैं व्यंजन, और जिनको आवश्यकता न पड़े, बिना बाधा के, बिना वर्णों की सहायता से बोले जाए, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर। अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं स्वर कितने होते हैं, कितने भेद होते हैं, क्या क्या कैसे होते हैं, उन पे चर्चा। तो यहां से बढ़ता हूं दोस्तों मैं आगे। आज मैं कंप्लीट कर दूंगा दोस्तों भाषा, इसलिए मैंने कहा कंप्लीट वीडियो जो देखेगा उसके भाषा 12th क्लास का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट माना जाएगा दोस्तों। स्वर किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? स्वर की दोस्तों। हम टॉपिक ले रहे हैं दोस्तों वर्ण। किसकी ले रहे हैं? वर्ण। और वर्ण का पहला भेद कौन सा? स्वर। हमने अभी बात की कि जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता न पड़े, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर कहा जाता है। आपको याद रखना है यहां पर कि स्वर की संख्या कितनी होती है। स्वर की संख्या तो होती है कितनी दोस्तों? 11। तो होते कौन कौन से हैं? ए अनार, आ आम, ई इमली, ई ईख, ओ उल्लू, ओ ऊन, री ऋषि, एडी, ऐनक, ओखली, औरत, अंग अंगूर, और लास्ट में क्या बोलते हैं? एक खाली। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या हो गया ये? ओहो, याद रखेंगे दोस्तों, मैं पूरी 12 घड़ी स्वर के अंदर आ गया। ये जो 2 9 होते हैं ना दोस्तों, इनका एक नाम पड़ता है, इसे कहा जाता है दोस्तों अयोगवाह। मैं बस जोश में आ गया और आपको कंप्लीट ऐना सिखाने के लिए लग गया, तो दोनों को इसमें काउंट कर लिया। आपको याद रखना है दोस्तों, अगर स्वर की बात की जाए ना तो यहां तक ही स्वर काउंट किए जाते हैं, उन दोनों की बात करेंगे आगे की ओर। तो स्वरों की संख्या यहां तक। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? आपका अनुस्वर रहेगा 11। आगे मैं बात करता हूं, अगर आपसे पूछे कि स्वर के भेद कितने होते हैं, स्वर के भेद कितने होते हैं, आपका आंसर रहेगा दोस्तों 3 होते हैं। तो मैं 3 खाने बना लेता हूं दोस्तों, यहीं पर काम कर दूंगा इनका। पहला जो भेद होता है 1 2 और 3, ठीक है। पहला जो भेद होता है उसे कहा जाता है बेटा मूल स्वर, इसे ही कहा जाता है लघु स्वर, और इसे ही कुछ कहा जाता है, कुछ और भी नाम पड़ता है इनका नाम पड़ता है दोस्तों ह्रस्व स्वर। चाहे इन्हें मूल स्वर कहें, चाहे इन्हें लघु स्वर कहें, चाहे इन्हें ह्रस्व स्वर कहें, ये तीनों बातें एक ही है दोस्तों। लेकिन अब आपसे पूछे कि इसकी परिभाषा क्या होती है, आपको एक शब्द में याद रखना है कि जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन स्वरों को क्या कहा जाता है दोस्तों? मूल स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट बात करता हूं
कि आपके प्रश्न आ जाए कि लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपके पास में आंसर होगा, आप क्या कहेंगे कि इनकी संख्या होती है 4। लेकिन आपसे पूछे होते कौन कौन से हैं, तो आप क्या लिखोगे, ए अनार, ई इमली, ओ उल्लू और रे ऋषि। तो ये जो 4 होते हैं ना, ये चारों क्या कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। बात करता हूं आगे। नंबर 2 को कहा जाता है दोस्तों, इन्हें दीर्घ स्वर भी कहा जाता है, इन्हें दीर्घ स्वर भी कहा जाता है और इन्हें गुरु स्वर भी कहा जाता है। अर्थात इनके 2 नाम हैं, इन्हें दीर्घ स्वर भी कहते हैं और इन्हें गुरु स्वर भी कहा जाता है। आपसे वही बात, अगर आपसे पूछे कि इनकी परिभाषा बताओ, आपके पास में एक ही शब्द में उत्तर दोगे कि जिन स्वरों को बोलने में लघु स्वर की तुलना में, लघु स्वर की तुलना में दुगुना समय लगता है। कितना समय लगता है बेटा, दुगुना समय लगता है। तो वो स्वर कौन से कहलाते हैं, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न इसमें क्या पूछा जा सकता है कि बताओ कि इनकी संख्या कितनी होती है, फटाक से बता दोगे, कितनी, 7 होती है। 4 इधर आ गए, 7 इधर आ गए, 7 और 4 कितने होते हैं, 11। लेकिन पूछे कि 7 होते कौन से हैं, तो आप कहोगे अनार इधर आ गया, आम इधर आ जाएगा, इमली इधर आ गई तो ईख इधर आ जाएगी, उल्लू इधर आ गया तो ऊन इधर आ जाएगा, फिर ए, आई, ओ और लास्ट क्या रहता है दोस्तों, औ। यहां तक आपको दिखाई तो दे रहा है क्या, बिल्कुल दे रहा है दोस्तों, बिल्कुल शानदार दे रहा है कि ओ तक यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो गुरु स्वरों की संख्या होती है 7 और होते कौन कौन से हैं, ये होते हैं। तो यहां तक आपके कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलता हूं तीसरे भेद की ओर। तीसरे भेद का नाम है दोस्तों, इसे कहते हैं पलुत स्वर। क्या कहते हैं, पलुत स्वर। आप पूछे कि परिभाषा, आप पूछे कि परिभाषा, तो आप क्या कहोगे कि जिन स्वरों को लघु स्वर की तुलना में, लघु स्वर की तुलना में क्या लगे बेटा, तिगुना समय लगता है, तिगुना समय लगता है, तो वे स्वर कहलाते हैं, पलुत स्वर कहलाते हैं दोस्तों। आगे आपसे पूछे कि इनकी संख्या, तो इनकी कोई संख्या नहीं होती, बस इनकी कोई आकृति इस प्रकार से दे दी जाती है, दुआ दो इस प्रकार और कहीं पर एस प्रकार की आकृति, इसे अवग्रह भी कहा जाता है। इनका प्रयोग आपने कई बार देखा होगा दोस्तों, राम शब्द लिखा होता है, वहां पे आपने ओम शब्द देखा है तो वहां पे इस प्रकार की आकृति बनी होती है। इसका मीन ये होता है कि ये जिस वर्ण के आगे लगे होते हैं तो उन्हें थोड़ा लंबा बोला जाता है, उन्हें थोड़ा खींचकर बोला जाता है। जैसे राम का उच्चारण करते हैं तो राम, अर्थात जहां पे इनका प्रयोग होगा ना तो उस वर्ण को थोड़ा लंबा बोला जाएगा, बस मीन इसका यही होता है। बस केवल आपको याद रखना है कि जिन स्वरों को बोलने में लघु स्वर की तुलना में कितना समय लगे, तिगुना, वो क्या कहलाते हैं, पलुत स्वर। जिन स्वरों को लघु स्वर की तुलना में कितना समय लगे, दुगुना, तो वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर। और जिन स्वरों को सबसे कम समय लगता है बोलने में, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, मूल स्वर या लघु स्वर। ये बात तो ये हमारे वर्ण का पहला भेद, इसका नाम क्या है दोस्तों, स्वर। एक बात और आपको मैं यहां बता दूं, एक प्रश्न कई बार पूछा गया था एक बार कि आगत स्वर कौन सा है। आगत स्वर आपको याद रखना है दोस्तों, वो है ओ। ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है और इसका प्रयोग आपने देखा कि इन दोनों के बीच में किया जाता है इस प्रकार। आप कोई नॉलेज लिखते हो, कॉलेज लिखते हो, ऑफिस लिखते हो, तो वहां पर इस स्वर का प्रयोग किया जाता है। आगत स्वर का मतलब वह होता है कि वह मूल स्वर की तुलना में, अर्थात मूल वर्णमाला में नहीं था, अन्य भाषा से हिंदी भाषा में ग्रहण किया गया है, वह स्वर क्या कहलाता है, आगत स्वर कहलाता है। आगत स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 1, लेकिन है कौन सा, तो आपका आंसर रहेगा ओ। तो ये रहा दोस्तों आपका वर्ण का पहला पार्ट, इसका नाम क्या था, वर्ण। अब मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों वर्ण का दूसरा भेद, जिसका नाम क्या है दोस्तों, व्यंजन।
यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें और फिर मैं करता हूं इन्हें साफ। ठीक है, कोई भी आपके मन में शंका रहे, डाउट रहे, तो आप अपने कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न कर सकते हैं दोस्तों। नंबर आप सभी के पास है, अगर नहीं है तो मैं आपको नंबर दे देता हूं दोस्तों। नंबर वही है दोस्तों कि 97,829,94,514। आपको 24 घंटे आपको सुविधा मिलेगी दोस्तों। जहां तक उम्मीद रहे कि आप व्हाट्सएप अपने प्रश्न कर सकते हैं, इसी नंबर पे व्हाट्सएप चलता है दोस्तों। जैसे ही आपका कमेंट, आपका प्रश्न मैं देखूंगा तो आपको मैं आंसर दे दूंगा दोस्तों। तो याद रहे इसी नंबर पे दोस्तों। वर्ण कर रहे हैं हम दोस्तों। टॉपिक कौन सा? वर्ण। वर्ण का पहला भेद कंप्लीट। वर्ण का दूसरा भेद कौन सा? व्यंजन। व्यंजन। व्यंजन के अंदर मुझे लग रहा है शाही थोड़ी मात्रा में कम लग रही है, थोड़ी इंक डाल ली जाए दोस्तों। करते हैं दोस्तों, थोड़ी सी इंक डाल दी जाए दोस्तों। तो आपके कमेंट का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है कि मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वह मेरे शेर और शेरनियों को कैसा लग रहा है, कैसे और मैं इसमें बदलाव कर सकता हूं, क्या इसमें और भी निखार लाया जा सकता है, इसमें कहां कुछ कमी रह गई है। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट ही है जो मेरे मन में जोश और उत्साह भरने का काम करते हैं दोस्तों, और उसमें आप कंजूसी कर देते हो। मैंने 3 या 4 वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं, लेकिन उसमें कमेंटों की संख्या में देखूं तो न के बराबर है दोस्तों। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। अपने जितने भी डाउट्स हैं, अपने प्रश्न हैं, तो अपने कमेंट के माध्यम से आप मेरे तक पहुंचाएं। नंबर भी मैंने आपको दे दिए, तो आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों। बात कर रहा हूं दोस्तों व्यंजन की। तो व्यंजन की अभी परिभाषा हमने की कि वे वर्ण, कि वे ध्वनियां, वे वर्ण जिन्हें बोलने का मतलब उच्चारण करने में दोस्तों, जिन्हें बोलने में स्वर की या स्वरों की आवश्यकता पड़े, स्वरों की आवश्यकता पड़े, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजन कहते हैं। अर्थात जो बिना स्वर की सहायता से जो बोले ही नहीं जाते, उन्हें स्वर का प्रयोग करके ये उसका उच्चारण कर पाते हैं, तो वे ध्वनियां क्या कहलाती है? व्यंजन कहलाती है दोस्तों। आपको याद रखना है दोस्तों कि व्यंजन अलग अलग प्रकार के, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, क्योंकि जहां से हमारे प्रश्न आएंगे, जहां से प्रश्न पूछे गए हैं, आने के चांस हैं, मैं केवल वहीं पर तीर मार रहा हूं दोस्तों, ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूं दोस्तों। एक कहलाते हैं दोस्तों स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या होती है बेटा 25। अब ये होते कौन कौन से दोस्तों? क, ख, ग, घ और अंग। फिर च वाली लाइन आती है बेटा, फिर त वाली लाइन आती है, फिर त वाली लाइन आती है, और फिर क्या आती है? प वाली लाइन आती है। यानी अंतिम वर्ण कहां बोल गया मैं। अब देखो 1 2 3 4 5, एक पंक्ति में टोटल कितने वर्ण? 5। इसमें भी कितने? 5। इसमें भी कितने? 5। इसमें भी कितने? 5। और इसमें भी कितने? 5। तो 5, 10, 15, 20 और 25। तो ये कै से लेकर जो मै तक वर्ण होते हैं ना, इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श का मीन ये है कि जब ये वर्ण बोले जाते हैं ना, उच्चारित किए जाते हैं, तो हमारी जो जीभ है वो किसी ना किसी अवयव से क्या करती है? टकराती है। और जहां पे वो टकराती है ना, वहीं पर उस वर्ग का नाम रख दिया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं दोस्तों, जब कै वर्ग का उच्चारण करते हैं ना, तो हमारी जो आवाज आती है वो सीधे कंठ से आती है, तो इन्हें कंठे वर्ण भी कहा जाता है। तो कै वर्ग है, इन्हें क्या नाम मिल गया दोस्तों? कंठे वर्ग। कंठे कह सकते हैं। अब जब च बोलते हैं ना, तो हमारी जीभ कहां लगती है दोस्तों? तालु के लगती है। बोल देखो च छ जय जय जय।
तो ये जो च वाली लाइन है ना, इन्हें क्या कहा जाता है? तालव्य व्यंजन कहा जाता है। जब ट वाली लाइन बोलते हैं ना, तो सीधे हमारे मसूड़ों पे जाके जीभ लगती है, टेट है डेड है, तो इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। जब त वाली लाइन बोलते हैं ना, तो हमारी जीभ दांतों के लगती है, और ये जो वर्ण कहलाते हैं ना, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? दंत्य वर्ण कहलाते हैं। और जब प वाली लाइन बोलते हैं ना, दोनों हमारे अधर और सदर चिपक जाते हैं, हमारे होठ चिपक जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? ओष्ठ्य व्यंजन। तो याद रखना, इसलिए मैंने नाम लिया स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मीन छूना, टच करना। तो हमारी जीभ, सॉरी बेटा, हमारी जीभ जहां जहां टकराती है, जिस जिस अंग को छूती है, उसी के आधार पे इनका क्या रख दिया जाता है दोस्तों? नाम रख दिया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि बेटा स्पर्श व्यंजन संख्या कितने? 25। कहां से लेकर कहां तक? तो आपका आंसर रहेगा कै से लेकर मैं तक। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं दोस्तों संयुक्त व्यंजन। किसकी बात कर रहा हूं मैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे दोस्तों? 4 होती। उधर से लौटा बाहर जाना, ठीक है ना? 4 होती है। होती कौन कौन सी है? वही बेटा छुक छुक क्षत्रिया, त्रय त्रिशूल, गय ज्ञानी और ये श्रेय। ये जो 6 बनता है ना, ये कैसे और इस से किससे बनता है? इनसे मिलकर ये बनता है दोस्तों, ठीक है। और ये जो त्रय बनता है, ये भी त और र से मिलकर बनता है। और ये जो जय बनता है, ये ज और इनसे मिलकर बनता है। ये जो श्रेय है, ये शय और इसके साथ में र, इनके मेल से बनता है। संयुक्त का मीन ये होता है दोस्तों कि वह व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के संयोग से जिन वर्णों का, जिन व्यंजनों का निर्माण होता है ना, वो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। यहां पे देखो बेटा, दो अलग अलग व्यंजनों का क्या हुआ है? मिश्रण हुआ है। लेकिन जब ये इनकी बात करते हैं ना, तो कै के अंदर सिर्फ क्या मिला हुआ है बेटा? सिर्फ स्वर मिला हुआ है। यहां पे हम दो व्यंजनों के मेल कर रहे हैं। जब ऐसा होता है ना, तो वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। संयुक्त व्यंजन की बात कर लें तो वैसे थोड़ा सा और मैं आगे चलता हूं दोस्तों। यहां की ओर दो होते हैं दोस्तों अयोगवाह। अयोगवाह का मीन होता है न तो ये स्वर के साथ काउंट किए जाते हैं और न इन्हें व्यंजन में काउंट किए जाते हैं। ये दोनों अलग ही प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए और ये ए खाली। इसी के साथ में बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं ताड़नजात, कुछ लोग इसे कहते हैं उच्छिप्त। क्या कहते हैं? उच्छिप्त। ये कौन से होते हैं? ये वाले, यानी कि ट वाली लाइन में होते हैं ट टमाटर, ठ ठटेरा, ड डलिया, ड ढक्कन और अण खाली। अब देखो, इसके नीचे कोई बिंदी नहीं है, लेकिन इनके नीचे क्या लगाई हुई है? बिंदी से नुक्ता कहा जाता है। इनकी पहचान ये होती है दोस्तों, इनसे कभी किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। ये शब्द के या तो मध्य में आते हैं या अंत में आते हैं। पढ़ना, सड़क, जब ढोलक लिखते हैं तो इनका प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब इन दो वर्णों को क्या कहा जाता है बेटा? ताड़नजात, या इन्हें क्या जाता है? उच्छिप्त कहा जाता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं दोस्तों, कुछ को कहा जाता है उष्म व्यंजन। क्या कहा जाता है? उष्म व्यंजन। उष्म मतलब जिन वर्णों को बोलने में मुख से उष्मा से गर्म वायु निकलती है, तो वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? उष्म व्यंजन। कितने होते हैं? तो आपको याद रखना है, 4 होते हैं। होते कौन कौन से हैं? श, श, श और है। ये जो 4 होते हैं, ये चारों क्या कहलाते हैं? उष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसी के साथ में बात कर रहा हूं दोस्तों अंतःस्थय की। किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? अंतःस्थय की। अंतःस्थय भी कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। और आपको याद रखना है य, र, ल और व। तो देखो बेटा, कै से लेकर मैं तक कितने हो गए? 25। संयुक्त व्यंजन कितने हो गए? 4। तो 25 और 4 है 29। 29 के बाद में अयोगवा कितने हो गए? 2।
25 और 4 29 और 2 31 और 2 हो गए ताड़नजात 31 और 2 33 33 और 4 कितने हो गए 37 और अंतःस्थय कितने हो गए 4 37 और 4 41 यानी कि व्यंजन की संख्या अपने करें 41 और स्वर हमने कितने किए थे दोस्तों 11। अब 41 और 11 का मेल करें 41 और 11 का मेल के तो टोटल वर्ण कितने हो गए दोस्तों 52। अगर आपसे ये पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है तो आपका आंसर कितना रहेगा दोस्तों 52 यानी कि 41 तो रह जाएंगे वर्णों की ओर और इतने 11 हो गए स्वर कुल मिलाकर कितने हो गए 52। वैसे आपसे पूछे कि मूल व्यंजन कितने होते हैं तो आप 25 4 29 और 4 33 तो आप 33 ही कहेंगे यानी वर्णों की संख्या व्यंजनों की संख्या कितनी 33 और मूल स्वरों की संख्या कितनी कह सकते हो आप 11। वैसे 4 माने जाती है अलग से कुछ विद्वान मानते हैं तो 33 प्लस 11 बराबर 44। आपसे केवल ये पूछे कि वर्णों की संख्या बताओ तो आप कहोगे 44 44। अगर आपसे पूछे वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है तो आप क्या कहोगे 52। इसको मैं सीक्वेंस से आपको एक साथ बता देता हूं ताकि आपके माइंड में न कोई दुविधा रहे। यहां पर हमने परिभाषा की बात कर ली कि जिन्हें अन्य स्वरों की आवश्यकता पड़ती है बोलते हुए उन्हें कहते हैं व्यंजन। पहले हमने बात की स्पर्श व्यंजन की टोटल संख्या कितनी है बेटा 25 कहां से कहां तक होती है कै से लेकर मैं तक। उसके बाद मैंने बात की किसकी बेटा संयुक्त व्यंजन की इनकी संख्या कितनी होती है बेटा 4। होते कौन कौन से हैं जो आपके समक्ष है किन किन के मेल से बनते हैं उनकी बात कर ली। फिर हमने बात की अयोगवा की कितने होते हैं दोस्तों 2 होते हैं। ताड़नजात कितने होते हैं दोस्तों 2 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं तो आपको देख लिया 4 होते हैं। इन टोटल मिलाकर कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई 41 और स्वर कितने हो गए 11। इन दोनों को मिलाए तो टोटल कितने हो गए 52। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 52। याद रहेगा। आज की वीडियो में मैं इतना ही कर पाऊंगा दोस्तों। शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है गला सूख चुका है आवाज नहीं निकल रही है तो मैं जल्दी ही दूसरी वीडियो जैसे अपलोड करूंगा तो यहीं से स्टार्ट करूंगा दोस्तों कि आपका ध्वनि और वर्ण 2 इकाइयां हो चुकी है भाषा की। अब रही है शब्द पद और वाक्य उनकी चर्चा मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आपसे फिर मैं बात कर रहा हूं कि आपके कमेंट शानदार आए जबरदस्त आए बार बार आए और उससे कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछें। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जो भी आपके मन में जो भी गिड़गिड़ाहट रहती जो भी डाउट रहता है जो भी संशय रहता है आप बेहिचक पूछे दोस्तों। जितना मैं कर पाऊंगा उतना मैं करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। लेकिन आपका काम वही दोस्तों ज्यादा से ज्यादा हमारे जो दोस्त अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं उन दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।